हेलो दोस्तों, आज पुनः सॉल्यूशन का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। यदि आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक करें ताकि और अच्छा प्रदर्शन आपके समक्ष आए और नए नए वीडियो आप देख सकेंगे। दोस्तों, सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट में, दूसरे भाग में हम लोग उनकी इकाइयों के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। सॉल्यूशन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाई, इनकी दो इकाई हैं। जैसे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, घोल की सांद्रता व्यक्त करने की विधि, घोल की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो सबसे पहले हम जाने व्हाट इज कंसंट्रेशन, सांद्रता क्या है, सांद्रता किसको कहते हैं। सांद्रता से संबंधित हम बहुत सारी जानकारी आपके बीच शेयर करेंगे। जैसे सांद्रता मीन्स होता है घोल में सॉल्यूट की मिली हुई मात्रा इकाई आयतन में कितनी सॉल्यूट की मात्रा मिली हुई है, या इकाई द्रव्यमान में सॉल्यूट की कितनी मात्रा मिली हुई है, उसी को उसकी सांद्रता कहते हैं। जैसे आपने देखा हो 1 लीटर पानी में या 1 केजी पानी में कितनी चीनी की मात्रा मिली है, तो मिली है, उससे शरबत का निर्माण हुआ। तो शरबत में चीनी की कितनी मात्रा है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। दोस्तों, लेमन की भाषा में हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम खिचड़ी बनाते हैं तो दोनों कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, दाल और चावल, और दाल और चावल पानी भी मिलाते हैं, नमक भी मिलाते हैं। तो किसकी कितनी सांद्रता है, जितने कंपोनेंट्स हैं और कितनी कितनी मात्रा में मिली हुई, उस सभी को उसका कंसंट्रेशन कहेंगे। जैसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी घोल या उसके घोलक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित द्रव्यमान के सॉल्यूट के द्रव्यमान को उसकी सांद्रता कहते हैं। अर्थात द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब इन सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए, यानी घोल की सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए, इनकी मात्राओं को व्यक्त करने के लिए दो इकाइयां हम लोगों के समक्ष हैं। पहली इकाई होती है फिजिकल, भौतिक यूनिट्स, दूसरा होता है केमिकल यूनिट्स, यानी रासायनिक इकाई। पहली यूनिट्स फिजिकल यूनिट्स की चर्चा करेंगे हम। फिजिकल यूनिट्स में पहला यूनिट्स होता है मास परसेंटेज, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। जैसे किसी घोल के 100 ग्राम में उपस्थित सॉल्यूट के द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात 100 ग्राम घोल में कितनी सॉल्यूट की मात्रा घुली हुई है, वह उसका द्रव्यमान प्रतिशत है। सॉल्यूट का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, अर्थात मास परसेंटेज W/W is equal to mass of solute in gram बटा total mass of solution into hundreds. That is, इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा दवा की दुकान पर जब आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारा
दवा आपके नजदीक आती है और उसका उपयोग करते हैं। पानी की बोतल, जब आप पानी चढ़ाने के लिए पानी की डिस्टिल वाटर की बोतल लेते हैं या डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, या और डिफरेंट टाइप 20%, 30%, डिफरेंट टाइप के परसेंटेज लिखे होते हैं। जैसा कि लिखा गया है 10% सॉल्यूशन अर्थात 90 ग्राम जल में 10 ग्राम डेक्सट्रोज घुला हुआ है, यानी 90 ग्राम जोड़ 10 ग्राम बराबर है 100 ग्राम। तो घोल की मात्रा कितनी हुई? 100 ग्राम, जिसमें 90 ग्राम जल है और 10 ग्राम क्या है? डेक्सट्रोज है। इसी को कहा जाता है 10% ऑफ डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, यानी 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन का घोल। दूसरा है आपके सामने 3.62% ब्लीचिंग सॉल्यूशन अर्थात 96.38 ग्राम जल में 3.62 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोरेट घुला हुआ है अर्थात 96.38 ग्राम जल में 3.62 ग्राम ब्लीचिंग मिला हुआ है। और दोनों के मिलने से, यानी दोनों के मिश्रण से या दोनों के खिचड़ी बनने से हमको 100 ग्राम घोल प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम परसेंटेज ऑफ मास द्रव्यमान प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। दूसरा यूनिट आता है वॉल्यूम प्रतिशत, V/V। इसको कैसे डिफाइन करें? तो क्या है, उस पहली यूनिट में हमने देखा है ये 100 ग्राम, तो यहां क्या लेंगे? 100 ml। किसी घोल के 100 ml में उपस्थित सॉल्यूट के ml मिली की संख्या को उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। दैट इज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड्स। अर्थात इसके एग्जांपल्स इस प्रकार ले सकते हैं या इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम लोग 10% इक्वल सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल। जब आप शराब खरीदने जाते हैं तो आपने कभी मार्क नहीं किया होगा, शराब की बोतल पर लिखी होती है 5% अल्कोहल, 10% इथेनॉल, 2% इथेनॉल। ठीक उसी प्रकार से ये एक शराब की बोतल है जिस पर लिखी हुई है 10% इक्वल सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल। अर्थात 90 ml जल में 10 ml इथेनॉल घुला हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाइन की बोतल पर 10% इथेनॉल लिखने का मीनिंग है ये इनकी सांद्रता कितनी है? 10। सॉल्यूट कितने मिले हैं? 10 ml इथेनॉल ही मिले हुए हैं। 100 ml शराब में 10 ml इथेनॉल और 90 ml जल, तभी 100 ml वाइन की तैयारी होती है। दूसरा है आपके साथ, आप देखे हैं जाड़े के दिनों में या ग्लेशियर में जब हम गाड़ी को ले जाते हैं तो रेडिएटर की पानी जम जाती है। उससे बचने के लिए हम एंटी फ्रीजर का उपयोग करते हैं। एंटी फ्रीजर के रूप में एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, इथिलीन ग्लाइकॉल का 35% जलीय घोल एंटी फ्रीजर का कार्य करता है, यानी पानी को जमने से रोकता है। जो ठंडे प्रदेशों में ले जाने वाली गाड़ी के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इनमें 65% जल तथा 35% इथिलीन ग्लाइकॉल घुला हुआ। इथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीजर्स हैं जिनका उपयोग हम
जल को जमने से बचने के लिए करते हैं। तो इसके माध्यम से ये भी जानकारी हमको मिल गई। तीसरी यूनिट की चर्चा करें अब हम लोग। सांद्रता व्यक्त करने की तीसरी यूनिट है मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, W/V। यानी किसी घोल के 100 ml में घुले हुए घुल की द्रव्यमान को उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अर्थात दैट इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम मास बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हंड्रेड्स। नोट्स, यह यूनिट ताप द्वारा प्रभावित होती है। इन यूनिट का उपयोग दवा या फार्मेसी में किया जाता है। जैसे किसी डब्बे पर या किसी बोतल पर लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, दैट मीन्स 100 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो इसके माध्यम से भी सांद्रता व्यक्त हो रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है जे 100 ml पानी में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। अर्थात इनके द्वारा हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। चौथा यूनिट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इन यूनिट का उपयोग अत्यंत न्यूनतम मात्रा को ज्ञात करने में करते हैं। जैसे इनका बृहद उपयोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए, जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए, किसी तत्व में अन्य तत्वों की न्यूनतम मात्रा जो उपस्थित होती है उनको ज्ञात करने के लिए इस यूनिट का उपयोग करते हैं। क्योंकि यह छोटी से छोटी मात्राओं को ढूंढता है। रसायन जैसा कि कहा जाता है जहां से आपकी सोच समाप्त होती है वहां से रसायन की सोच शुरू होती है। जैसे ppm किसी घोल के प्रति 10⁶ भाग में सॉल्यूट के भागों की संख्या को उसका ppm, अर्थात दी नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट dissolving 10⁶ part of the solution is called its ppm. That is ppm number of parts of the components and total number of parts of all components of the solution into 10⁶। ये मासलेस होते हैं क्योंकि ppm संख्या बताती है, ये मासलेस नंबर्स बताती है। अर्थात इस यूनिट का उपयोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में प्रदूषण की मात्रा ज्ञात करने में की जाती है। साथ ही जैसे ऐसा लिखा गया है या ऐसा कहा गया है या आप बोर्ड पर देख रहे हैं जो वायुमंडल में 5 ppm CO2 गैस मिली हुई, अर्थात वायुमंडल में 5 ppm CO2 गैस का अर्थ होता है वायुमंडल के 10⁶ में 5 ml CO2 गैस उपस्थित है। दूसरा हम ऐसा कह सकते हैं 1 लीटर सी वाटर यानी 1 लीटर समुद्री जल का द्रव्यमान 1030 ग्राम होता है। अर्थात 1 लीटर समुद्री जल में
6 इंटू 10⁻³ ग्राम O2 गैस घुला हुआ है, अर्थात ppm ऑफ O2 या पार्ट्स पर मिलियन ऑफ O2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5.825 ppm। पकड़िए सर, स्टार्ट है। हाँ, चौथा यूनिट है मोल फ्रैक्शन। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फिजिकल यूनिट्स हैं। कंसंट्रेशन यानी सांद्रता व्यक्त करने की भौतिक इकाइयों में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बार की बीएससी परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाजन, डिनोटेड बाय एक्स। इसको यूं कहा जाए, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ moles of all components of the solution is known as the mole fraction of the components। अर्थात किसी घोल के अवयवों के मोलों की संख्या तथा उसके सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मोल फ्रैक्शन का। दोस्तों, मोल फ्रैक्शन बहुत ही आसान सा यूनिट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स तथा टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, इसके अनुपात का निर्धारण कर लेते हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है that is mole fraction of components is equal to total number of components बटा total number of moles of all components। जैसे इसको यूं कहा जाए, मान लिया कि या लेट assume that n number of moles of solute and x mole fraction of solute। Second, capital N number of moles of solvent and x2 also mole fraction of solvents, that is x1 is equal to n by n plus n and x2 is equal to n बटे n plus n। इससे स्पष्ट होता है जे मोलों के कंपोनेंट के मोलों की संख्या तथा घोल में उपस्थित सभी कंपोनेंट्स के मोलों की संख्या के अनुपात ही मोल फ्रैक्शन है। और किसी घोल के सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जोड़ सदैव एक होता है, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। इसलिए x1 बराबर है 1 माइनस x2 एंड x2 बराबर है 1 माइनस x1। ये ताप द्वारा अप्रभावित रहते हैं, इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, इस प्रकार
आज के इस वीडियो में फिजिकल यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता ज्ञात करने की भौतिक इकाइयों को समाप्त करते हैं तथा कल के वीडियो में पुनः हम इसी को कंटिन्यू करते हुए केमिकल यूनिट की चर्चा करेंगे। इससे आप लोगों की पठन पाठन की निरंतरता बरकरार रहे। आपसे अनुरोध है कि यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच यदि अच्छा लगता है, मुझे आपको महसूस होता है कि ये होना चाहिए और आना चाहिए हम लोगों के बीच इस तरह के नए विचारधारा, जैसे आपसी बातचीत की विचारधारा की भांति, तो इसको शेयर अवश्य करें।